जय हिंद दोस्तों। आज हम 27 एंड 28 अक्टूबर 2024 विजन एस न्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे। 26 अक्टूबर को जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे उसके आंसर्स हैं ए और डी। और आज ये हमारे क्वेश्चन रहेंगे प्रीलिम्स बेस। और ये देखो, ये मेंस का क्वेश्चन है, 2 मैंने दिए हैं, 1 2। ये जो दूसरा वाला है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये पहला वाला है वो पीवाईक्यू है। आप अगर अटेम्प्ट कर सकते हैं तो करिए, और नहीं कर सकते हैं ये दूसरा वाला करिएगा, क्योंकि इसको हम डिस्कस कर लेंगे। ये दूसरा वाला पीवाईक्यू नहीं है, पर पीवाईक्यू के बेस्ड से ऊपर हमने बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज देखते हैं, नीचे से आते हैं। लोकेशन इन न्यूज है, उसको देख लेते हैं। देखो, न्यूज में था त्रितोन आइलैंड या फिर ट्राइटन आइलैंड। तो ये जो ट्राइटन आइलैंड है वो पारासल आइलैंड्स का पार्ट है। पारासल आइलैंड हमने बहुत बार पीछे कर लिया, तो आपको डेफिनेटली पता ही होगा। ये कहाँ पे पड़ता है, तो साउथ चाइना सी में पड़ता है। साउथ चाइना सी इज हॉट टॉपिक फॉर यूपीएससी। ऑलरेडी उससे 2022 में भी क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या था, सेंकाकू आइलैंड के बारे में पूछा था कि सेंकाकू आइलैंड किसके बीच में डिस्प्यूट है, तो भाई किसके बीच में, चाइना और जापान के। ओके, बैक टू द टॉपिक। पारासल आइलैंड, तो पारासल आइलैंड को चाइना वाले लोग जीशा आइलैंड भी बोलते हैं। ये कौन कंट्रोल करता है, तो चाइना कंट्रोल करता है। किससे छीन लिया था उन्होंने, तो 1974 में नेवल क्लैश हुआ था चाइना और वियतनाम के बीच में, तब इन्होंने ये ले लिया था अपने कंट्रोल में। न्यूज में क्यों था ये टाइटन ट्राइटन आइलैंड, तो वही ऐसा माना जा रहा है कि चाइना यहाँ पे मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है इस आइलैंड के ऊपर, इसलिए न्यूज में था। ओके, तो पारासल आइलैंड और साउथ चाइना सी न्यूज में है, तो हम वही देख लेते हैं कि भाई क्या कैसे है। तो देखिए, ये है हमारा पूरा का पूरा साउथ चाइना सी, और ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ना, ये है चाइना की 9 डैश लाइन। चाइना ये बोलता है कि जो इतना एरिया है ना, ये मेरा एरिया है, इसको ये क्लेम करता है, बट हालांकि है नहीं एक्चुअली में। इसलिए ये एरिया डिस्प्यूटेड है दूसरी सारी कंट्रीज के साथ। अभी किस किस के साथ डिस्प्यूटेड है वो हम देख लेते हैं। चलिए, तो देखो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। पारासल आइलैंड, तो पारासल आइलैंड किन किन के बीच में डिस्प्यूट है, तो चाइना, थाईलैंड, थाईलैंड क्या, ताइवान और वियतनाम। तो CTV, चाइना, ताइवान, वियतनाम। अभी पारासल के हम राइट बाजू जाते हैं तो आता है स्कारबोरो आइलैंड। ये किन के बीच में डिस्प्यूट है, तो जो पहले 3 थे उसको तो रख ही लो, +1 कर दीजिए फिलीपींस, क्योंकि फिलीपींस के बाजू में ना, तो +1 फिलीपींस। तो हमारा बन जाएगा CTVP। ओके, अभी नीचे चले जाइए। नीचे जाएंगे तो हमें मिलते हैं स्पार्टली आइलैंड। ये किन के बीच में डिस्प्यूट है, तो सेम जो ऊपर थे उनको तो ले ही लीजिए, CTVP। उसके साथ एक और जोड़ दीजिए, नीचे मलेशिया है, तो +1 मलेशिया। और देखो, वैसे तो मलेशिया ही है, बट कोई कोई जगह ऐसा भी माना जाता है कि ये जो छोटा सा यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ब्रुने दारुसलाम, कोई कोई बार ब्रुने भी बोलता है ये मेरा भी है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर पूछ ले तो बोल देना कि हाँ भाई, ब्रूनो के बीच में भी डिस्प्यूट है, पर कायदे से है नहीं, बढ़ चढ़ के ब्रूने नहीं बोलता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इन शॉर्ट पहले पारासल आइलैंड में CTV, फिर आगे बढ़ेंगे तो CTVP, फिर और आगे बढ़ेंगे तो CTVP प्लस M फॉर मलेशिया। ओके, क्लियर है। अभी देखो, साउथ चाइना सी हमने खोला हुआ है, तो थोड़ा बहुत और देख लेते हैं उनके बारे में कि कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे आती है। तो हमें वो कोड तो बताइए, म्यांमार से शुरू होते हुए क्या है भाई, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, MLV। फिर जो दोनों गैप पड़ रहे हैं उनके बीच में लिख दीजिए थाईलैंड और कंबोडिया, मतलब कि TC। अभी भाई थाईलैंड का एकदम नीचे बाजू जाता है, और जहाँ पे बॉर्डर एंड होता है वहाँ पे क्या है, तो मलेशिया है, और मलेशिया के टिप पे है सिंगापुर। तो यहाँ से T से हम खींचेंगे तो MS, और फिर देखो ये सिंगापुर खत्म होता है तो क्या शुरू हो जाता है, इंडोनेशिया। तो हमारा हो जाएगा I, इंडोनेशिया। ओके, तो देखो ये तो लेफ्ट हैंड बाजू की सारी कंट्रीज हो गई। सिर्फ 2 कंट्री बाकी रही है। एक कंट्री है ये ब्रूने, और एक कंट्री है फिलीपींस। वो तो आपको पता ही है, वैसे भी हमने जो आइलैंड डिस्प्यूट किया वहां पे आपको पता चल गया। तो एकदम यहाँ पे लिख दीजिए वियतनाम के एकदम सामने फिलीपींस, और यहाँ पे ये मलेशिया का एरिया है, यहाँ पे हमारा ब्रूने, ये छोटू सा ब्रूने। ओके, ये हो गए सारे के सारे साउथ चाइना सी वाली कंट्रीज, और किसको कौन सी बॉर्डर लगती है उसके साथ। ठीक है, जल्दी से कोड देख लेते हैं। तो MLVTC MSI, और ये PB तो आपको वैसे ही पता है, ठीक है, वो कोड नहीं है। MLVTC MSI। अभी यहाँ की इंपॉर्टेंट लोकेशन देख लेते हैं। तो देखो, ये जो इक्वेटर यहाँ से पास होता है, इक्वेटर किसको क्रॉस करता है, तो सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया को क्रॉस करता है इस एरिया में। ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, ये इक्वेटर है। तो देखो, इंडोनेशिया के ही सुलावेसी आइलैंड से पास होते हुए बोर्नियो से पास होता है, और फिर सुमात्रा से पास होता है। ओके, तो इस एरिया से सिर्फ एक कंट्री निकलती है इक्वेटर से, वो है इंडोनेशिया।
और ऊपर की बाजू देखते हैं तो कैंसर पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो कहाँ से पास होता है? तो भाई चाइना से होते हुए म्यांमार में डायरेक्ट टच करता है और कोई कंट्री बीच में नहीं आती, और म्यांमार के बाद इंडिया, वो आपको पता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बन सकता है? देखो क्वेश्चन में डेफिनेटली अगर बनेगा ना तो मलेशिया ऑप्शन में होगा ही होगा, और उधर हम कंफ्यूज होंगे कि हाँ यार मलेशिया को टच कर रहा होगा, या फिर सिंगापुर दे दे, वो वियतनाम दे दे, थाईलैंड दे दे, कुछ भी हो सकता है, बट कंफ्यूज हम होंगे ही होंगे, वो तय है, ठीक है। आगे एक और दूसरी भी लोकेशन देख लेते हैं कि कौन कौन से स्ट्रेट इस एरिया में इंपॉर्टेंट है। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे, यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट, ये आपको पता ही है ऑलरेडी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। मलक्का स्ट्रेट किन किन को अलग करता है? तो मलेशिया को और इंडोनेशिया को, या फिर सिंगापुर और इंडोनेशिया भी बोल सकते हैं। फिर इंडोनेशिया खुद आइलैंड कंट्रीज है, तो इंडोनेशिया के दो आइलैंड, सुमात्रा को और जावा को कौन अलग करता है? सुमात्रा और जावा को तो सुंडा स्ट्रेट अलग करता है, ओके। और फिर अगेन जावा को और बाली को कौन अलग करता है? यहाँ पे देखो बाली जो फेमस जगह है, तो उसको अलग करता है लॉम्बोक स्ट्रेट, ठीक है, लॉम्बोक स्ट्रेट। अभी ऊपर जाता है तो अगेन इंडोनेशिया ही, इंडोनेशिया का आइलैंड एक बोर्नियो आइलैंड और दूसरा सुलावेसी आइलैंड, इन दोनों को कौन अलग करता है? तो मकासर स्ट्रेट, ओके। चलिए अभी इतना ही था, बाकी ये जो गल्फ है, सुलू सी, सेलेब सी, जावा सी, बाली सी, ये आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। इतना काफी है। साउथ चाइना सी हमारा पूरा का पूरा हो गया है, कंट्रीज भी देख ली है। और हाँ एक स्ट्रेट रह गया है यहाँ पे, ये देख लीजिए, ये ताइवान स्ट्रेट और ये लुजोन स्ट्रेट। लुजोन स्ट्रेट किन किन के बीच में है? तो ताइवान और फिलीपींस के बीच में, और चाइना और ताइवान के बीच में ताइवान स्ट्रेट। ओके चलिए दैट्स इट, साउथ चाइना सी पूरा का पूरा हो गया है। अभी हम बड़ी न्यूज में जाते हैं, ठीक है। अभी देखो आप ना हर बार जब भी साउथ चाइना सी करना हो ना, आपका फर्ज यही बनता है कि ये फोटो सेव कर लीजिए और इसी को आप यूज करोगे, बार बार यूज करोगे। आपको अगर कुछ एडिशन करना हो तो सेम स्क्रीनशॉट आप लिया हुआ है उसमें एडिट कर दीजिए। आजकल सबको उतना तो एडिट करना आता है कि इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाए। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स। तो भाई डेटा क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने बोला है कि इंडिया के अंदर, रूरल इंडिया के अंदर 95% ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स को हमने डिजिटलाइज कर दिया है। बहुत अच्छी बात है भाई, डिजिटल हो गए हैं तो। और देखिए 2016 से अगर हम देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 6.5 लाख जितने विलेजेस को डिजिटलाइज कर दिया है हमने लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में। और देखो मैं अप्रोक्सीमेटली नंबर इसलिए बोलता हूँ कि ताकि एग्जाम में हमें ये प्रॉपर याद रहने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप अप्रोक्स याद रखिए जो आपको याद रह जाए। आपको अगर 6 लाख याद रहता है तो 6 याद रख लीजिए कि अप्रोक्स 6 लाख। उधर कोई इतना स्ट्रिक्ट नहीं चेक करेंगे कि आपने अप्रोक्स क्यों ऐसा बोल दिया, अप्रोक्स इसीलिए लगा रहे हैं, ओके। अब ये डिजिटलाइज कर देते हैं लैंड रिकॉर्ड्स को, मतलब किसकी जमीन कौन सी है ये वो, उसका फायदा क्या होता है? तो सबसे पहले देखो ट्रेडिशनल चैलेंजेस में फायदा है, क्योंकि जितने भी हमारे इंडिया में केसेस चल रहे हैं ना, उसमें से मोर देन 60% जितनी लिटिगेशंस हैं वो सिर्फ लैंड रिलेटेड केसेस हैं। तो अगर ये डिजिटलाइज हो जाता है तो आधा काम तो हमारा एकदम ईजी हो गया। फिर सर्वे और प्लानिंग हम करते हैं, जियो स्पेशल मैपिंग करते हैं, मतलब सैटेलाइट का यूज करते हुए, ड्रोन्स का यूज करते हुए, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है, उसमें डेफिनेटली कोई चीटिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। इसीलिए सबको इक्वलिटी देता है और ट्रांसपेरेंट रखता है मैकेनिज्म को। आगे और क्या होता है भाई, ये प्रमोट करता है एग्रीकल्चर क्रेडिट, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपकी जमीन कितनी है, आपका लैंड टाइटल एकदम क्लियर है, तो आपको इजीली क्रेडिट मिल सकता है। बैंक वाले इजीली आपको पैसा दे देंगे, लोन दे देंगे, क्योंकि अगर वो टाइटल क्लियर होगा तब। अगर ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है कि वो बोल रहे हैं कि नहीं ये हमारी जमीन है, वो बोल रहे हैं नहीं ये हमारी जमीन है, तो भाई कैसे काम होगा। फिर आगे अदर बेनिफिट्स में क्या है, तो फार्म इनपुट सब्सिडी, लैंड एक्विजिशन और डिजास्टर के कंपनसेशंस और जीडीपी बूस्ट, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और आपको भी पता है बहुत सारी चीजें कि डिजिटलाइज कर रहे हैं तो फायदा क्या होगा। अभी देखो इतना तो हमने देख लिया, और क्या हो सकता है भाई, कि मेंटेनेंस इजी हो जाएगा, अपडेट डेटा करना इजी हो जाएगा, डेटा की एक्सेस लेना इजी हो जाएगा। इवन ना आपको अभी भी जानना है ना कि ये जमीन किसके नाम से, तो आप अभी जान भी सकते हो, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ, आप यही डाउनलोड कर लीजिए, शायद उमंग से जान सकते हैं हम। ये डाउनलोड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा ये जमीन किसके नाम पे बोल चल रही है अभी। अगर वो एरिया डिजिटलाइज्ड है तो अप्रोक्सीमेट होगा ही होगा, रूरल एरिया 95% हो गया है तो यूजुअली होगा ही। मेरी खुद की जमीन मुझे ऐसे दिख जाती है तो आपकी भी दिख जाएगी। मैं बस वो शायद नाम भूल गया हूँ, उमंग है या दूसरा कुछ है वो मुझे याद नहीं है, बट ऐसा होता है, ठीक है। तो एक्सेस एक्सेस ईजी हो जाएगी, अब मेंटेनेंस ईजी हो जाएगा,
अपडेशन ईजी हो जाएगा। और बाकी आप खुद अपने से भी सोच सकते हैं, देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स वी कैन बी पॉसिबल थ्रू डिजिटलाइजेशन। ओके, इश्यूज क्या क्या है फिर भी डिजिटलाइजेशन में? सबसे पहले तो बहुत ही कम्बरसम और रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस है, बहुत पैसा लगाना पड़ता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट को एक साथ जोड़ना पड़ता है। फिर स्लो प्रोसेस है कि हो सकता है मैंने डेटा तो ले लिया और फिर डेटा रख के वो मैं रिपोजिटरी में डाल रहा हूँ, तब तक वो जमीन बिक गई है दूसरे लोगों को, तो ये आउटडेटेड हो जाता है डेटा, क्योंकि लेट होता है ये अपडेट। और भाई लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क के भी चैलेंजेस है, जैसे कि आप अगर डेटा अपडेट कर रहे हो तो साथ साथ आपको टेनेंसी लॉज भी अपडेट करने पड़ते हैं, लैंड यूज के रेगुलेशंस को अपडेट करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा कम्बरसम प्रोसेस है। आगे हम क्या कर सकते हैं भाई? ब्लॉकचेन का यूज कीजिए। ब्लॉकचेन मतलब क्या होता है? इससे साइबर सिक्योरिटी रहेगी, क्योंकि जो आपका डेटा होगा ना, वो अलग अलग ऐसे ब्लॉक में स्टोर रहेगा और उसके साथ चेन जुड़ी हुई होगी। मतलब अगर कोई भी उसको एक्सेस कर रहा है तो एक साथ आपको मिल जाएगा तुरंत ही। बाकी जो डेटा है वो ब्लॉकचेन में होगा, किसी को नहीं पता है कौन से ब्लॉक में क्या इंफॉर्मेशन है, कौन सी इंफॉर्मेशन है, वो भी कोडेड रहती है। तो यही होता है ब्लॉकचेन, ठीक है? तो ब्लॉकचेन का यूज कीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कीजिए, मशीन लर्निंग का यूज कीजिए, और फिर रिव्यू कीजिए रजिस्ट्रेशन को, एसेट्रा। बहुत कुछ हो सकता है। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव ले लिए हैं इसके लिए? तो हमने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम लाया है, जिससे ट्रांसपेरेंसी ऑफ लैंड बनी रहे। फिर हमने भू आधार या फिर यूएल पिन बनाया है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। भू मतलब क्या होता है? जमीन। आधार मतलब आधार कार्ड हम यूज कर ही रहे हैं, तो ये भी 14 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल कोड होता है, जो कि हर एक जमीन के लिए अलग अलग बनाया जाता है। जैसे हमारा आधार अलग अलग, वैसे ये कोड भी अलग अलग। फिर हमने नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाई है, जिसमें यूनिफॉर्म प्रोसेस है डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने के लिए। ग्रेट। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमने स्वामित्व स्कीम लेके आए हैं, जिसमें हम जो रिकॉर्ड्स हैं, राइट्स है, उसको डिजिटलाइज कर देते हैं, ठीक है? अभी इसमें से क्या हमें याद रखना है? तो नोट्स में देखो, ये जो इनिशिएटिव्स है ना गवर्नमेंट्स के, उसको आप नोट्स में डाल दीजिए। बाकी सिग्निफिकेंस चैलेंजेस आपको ऐसे ही पता है, उसको डालने की जरूरत नहीं है। ये कहाँ पर पार्ट है? तो पीवाईक्यू का पार्ट है। मेंस में बहुत बार 2016 में आ चुका था लैंड रिफॉर्म के साथ। देखो, लैंड रिफॉर्म ना एक पार्ट होता है, इट इज लैंड डिजिटलाइजेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म। तो लैंड रिफॉर्म से टॉपिक से पीवाईक्यू आ चुके हैं ऑलरेडी। और प्रीलिम्स में भी लैंड डिजिटलाइजेशन के एक कोई क्वेश्चन आया हुआ है। मैं अभी रिसेंटली क्वेश्चन भूल गया, मैंने डाला हुआ था, बट आया हुआ है, ठीक है? शायद ना इसी से आया है, डिजिटल इंडिया रिकॉर्ड्स वाले प्रोग्राम से। जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ना, उसको पूछा था कि भाई ये क्या काम कर रहे हैं हम। बाकी ये इनिशिएटिव नोट्स में डालने हैं, और बाकी सिर्फ आपको नेम नोट्स में डालना है कि इंडिया के इतने विलेजेस डिजिटलाइज हो चुके हैं, दैट्स इट। फिर वही दूसरी न्यूज है, रिसेंटली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा है कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स को शेप करने के लिए, शेप इन करने में ग्लोबल साउथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ओके, सबसे पहले ग्लोबल साउथ क्या होता है? तो देखो, अर्थ में जितनी भी कंट्रीज है, उसको हमने ग्लोबल नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर लिया है। ग्लोबल नॉर्थ में कौन सी आती है? जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, जो अच्छी खासी है, ठीक है? अब नॉर्थ में देखोगे तो यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका है, और साउथ में देखोगे तो अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया, ये सब थोड़ी अंडर डेवलप्ड है। इसीलिए जो ऊपर की कंट्रीज है नॉर्थ वाली, उसको हम डेवलप्ड वर्ल्ड बोलते हैं, और नीचे वाली को डेवलपिंग वर्ल्ड। या फिर ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, इट इज पार्ट ऑफ ग्लोबल नॉर्थ, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी अच्छे डेवलप्ड हैं। तो ये कोई जियोग्राफिकल टर्म नहीं है, बल्कि इकोनॉमिकल टर्म है, ठीक है? ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ। तो मिनिस्टर जी ने क्या कहा है कि ग्लोबल साउथ है, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स को शेप देने में। अभी ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स कौन सी है? तो हम मेनली यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस क्या है वो सब मैं आपको नीचे बताता हूँ, ठीक है? और इसमें हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक ऑफ आईएमएफ की। ओके, अभी नीचे देखो ये पीवाईक्यू। तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। कुछ मैंने यहाँ पे डाले हैं, जैसे कि 22 में, 2016 में, 8 में, 13 में, यानी एक 16 वाला डाला है, जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक से आया है। और मेंस में भी बहुत सारे आए हैं, जितने पॉसिबल थे मैंने कोट कर दिए, जितना मुझे मिल गया, ठीक है? अभी देख लेते हैं कौन सी बैंक्स की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। नीचे देखते हैं। देखो, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी, वर्ल्ड वॉर टू, तब पूरी दुनिया को चाहिए था कि भाई अभी हम वर्ल्ड में स्टेबिलिटी लेके आए और इकोनॉमिक सिस्टम को अच्छा करें। अभी इकोनॉमिक सिस्टम कैसे अच्छा होगा?
कि कोई ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाए, जैसे कि 1945 में हमने यूनाइटेड नेशन बना दिया था जो कि पूरे वर्ल्ड की पीस को देखेगा, वैसे ही इकोनॉमिक्स के लिए भी कुछ बनाना जरूरी है, राइट? तो हमने एक जगह है ब्रिटेन वुड, वहां पे कॉन्फ्रेंस की और दो चीजें फॉर्म की। एक है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा था IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अभी देखो ये जो RBRD है ना, पहले वो हमने नाम रखा था, फिर हमने आगे जाके उसका नाम बदल के कर दिया वर्ल्ड बैंक, और इस IBRD को वर्ल्ड बैंक के नीचे जाने दिया कि भाई ये वर्ल्ड बैंक के नीचे के परव्यू में चली जाएगी RBRD, मतलब उसकी ऊपर हम एक संस्था लेके आ गए, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। तो हम क्या बोलेंगे, कौन सी दो संस्था बनी थी? एक बनी थी IMF और दूसरी बनी थी वर्ल्ड बैंक। ओके, अभी क्या ये वर्ल्ड बैंक अकेली बनी? नहीं, वर्ल्ड बैंक के अंदर भी हमने 5 छोटी छोटी संस्था बनाई, इंस्टीट्यूट बनाई। एक IBRD खुद, जो कि हमने पहले बनाई हुई थी, फिर एक IDA, फिर IFC, मीगा और ICSID। ये सारी की सारी का थोड़ा थोड़ा अलग अलग काम है, बट मेन फोकस वही है कि सब लोग पैसा बांटते हैं, दैट्स इट। अभी देखो IMF और वर्ल्ड बैंक में क्या फर्क है भाई? दोनों बनी हुई है, ठीक है, IMF है और वर्ल्ड बैंक है, दोनों में फर्क क्या है? तो IMF ऐसा समझ लीजिए कि जब आप बीमार हो गए ना, तब आपका इलाज करेगी, और वर्ल्ड बैंक समझ लीजिए कि आपको बीमार नहीं होने देगी। मतलब कि वर्ल्ड बैंक आपको लॉन्ग टर्म में लोन बांटती है कि लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले लो ताकि आप अपना डेवलपमेंट कर पाओ, जबकि IMF क्या है, शॉर्ट टर्म लोन बांटती है, शॉर्ट टर्म लोन। वो भी किस लिए? कि अगर आप कोई मुश्किल में हो, तकलीफ में हो, क्राइसिस फेज में चल रहे हो, तो आपको पैसा दिया जाएगा। ये मैं समराइज फॉर्म में बता रहा हूँ, ठीक है, दोनों का मेन डिफरेंस यही है, एक डेवलपमेंट के लिए और दूसरा क्राइसिस फेज में। वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म में, ये शॉर्ट टर्म में। क्लियर है दोनों का काम? अभी ये ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, तो देखो ये दो तो बना ही थे हमने, हमने तीसरा बनाने की कोशिश की थी, ITO, मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बट ये बन नहीं पाया। इसके रिलेटेड एक एग्रीमेंट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। मैं यहाँ पे किसी का भी फुल फॉर्म नहीं लिखा हूँ, क्योंकि मैं लिखता तो मेरे पेज में आता नहीं, इसीलिए जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ ये साइन हो गया था कि इसके थ्रू ना हम इंटरनेशनल ट्रेड को देखते रहे थे। बट अगेन इसके लिए हमें एक बॉडी बनाई, जिस बॉडी का नाम था WTO। ये तो 47 में आया था, तब तक ये चल ही रहा था, बट WTO हमारा आया 1995 में। ओके, इंडिया देखो इस सब का पार्ट है, WTO का भी पार्ट है इंडिया, फिर ये जो वर्ल्ड बैंक IMF का भी पार्ट है, और वर्ल्ड बैंक की जो 5 संस्थाएं, इनिशिएटिव, इंस्टीट्यूट्स, उनमें से 4 का पार्ट है, बट ये एक का पार्ट नहीं है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ICSID का पार्ट इंडिया नहीं है। ओके, और क्या इंपॉर्टेंट हुआ था ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में? अभी देखो हमारे लिए काम का इतना ही न्यूज था, दूसरा मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, वो अलग से नॉलेज दे रहा हूँ, जो आपका स्टैटिक पार्ट है, ये भी डेफिनेटली स्टैटिक ही है, बट ये एक्स्ट्रा है, आज के टॉपिक से कुछ एक्स्ट्रा। तो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में ही हमने डिसाइड किया कि जो अब से डॉलर होगा ना, वो इज इक्वल टू गोल्ड होगा। क्योंकि हुआ था क्या, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया था ना, उसमें बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज का तो नुकसान हो गया था, बट यूएस एक ऐसी था जिसका इतना नुकसान नहीं हुआ था, उसकी जो डॉलर करेंसी थी वो काफी पड़ी थी, और उस वक्त यूएस के पास गोल्ड भी काफी सारा पड़ा था। तो हमने तब तय किया कि भाई डॉलर को हम ग्लोबल करेंसी मान लेते हैं, और जिसके भी पास जितने भी डॉलर होंगे उनके बदले वो कुछ अमाउंट में गोल्ड को ट्रेड कर पाएंगे। मतलब कि समझ लीजिए एग्जांपल कि $1 के सामने मुझे 0.5 ग्राम जितना गोल्ड मिल जाएगा कहीं भी। तो ये हमने मान लिया था। अभी देखो उस वक्त तक दिक्कत क्या थी कि ये पॉसिबल क्यों हो पाया, तो यूएस और यूके का कोलाबोरेशन हो गया था उस वक्त पे। यूके के भी इकोनॉमिस्ट थे बड़े, कीनिस, ये आपको पढ़ने में आएंगे, कीनीसन थियरीज है, और यूएस के इकोनॉमिक्स थे डेक्स्टर, हालांकि ये काम का नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। वो सबका अच्छा खासा कोलाबोरेशन हो गया था, तब हमने फिक्स एक्सचेंज रेट रख दिया था। फिक्स्ड मतलब कि भाई $1 के सामने आपको 2 यूरो मिलेंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाँ, ऐसा फिक्स्ड रख दिया था कि कोई भी चेंज नहीं होगा। अभी क्या फिक्स चल रहा है? नहीं, अभी फिक्स नहीं है। अभी जैसा वो करेंसी फ्लक्चुएट करता है, हम देखते हैं ना कि भाई रुपया डॉलर के सामने घट गया, रुपया डॉलर के सामने बढ़ गया, क्यों? ये फ्लोटिंग है, डिमांड और सप्लाई पे चलता है। अगर डॉलर की डिमांड बढ़ी, अगर डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है
तो डॉलर की प्राइस बढ़ जाती है और रुपया जो हमारा है वो घट जाएगा उसके सामने। और अगेन इसी का ही उल्टा, अगर डॉलर की सप्लाई ज्यादा बढ़ जाती है तो इसका मतलब डिमांड कम है, तो इसके सामने रुपया बढ़ जाएगा। ठीक है, डिमांड सप्लाई का नॉर्मल रूल। अभी देखो इतना सारा डॉलर को एम्फेसिस मिला था ना 1945 में, इसीलिए यूएसएसआर कभी भी ना ही ना ही आईएमएफ का पार्ट बना था और ना ही वर्ल्ड बैंक का पार्ट बना था। यूएसएसआर ने कभी भी ज्वाइन नहीं किया था। तो कब जाके ज्वाइन किया? तो जब यूएसएसआर खत्म हो गया और रशिया बन गया 1990s के आसपास, तब उन्होंने ज्वाइन किया, बट यूएसएसआर ने कभी भी ज्वाइन नहीं किया। ठीक है। फ्लोटिंग रेट कब आ गया था हमारा, जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि डिमांड सप्लाई के बेस से चल रहा है, ये हमारा फ्लोटिंग रेट आया था 1970s के आसपास, जब डॉलर की वैल्यू एकदम ही कम हो रही थी, क्योंकि डॉलर की इतनी सप्लाई बढ़ गई थी कि डॉलर की वैल्यू ही कम हो रही थी। यूएस के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था कि उतना सामने आपको गोल्ड दे। तब यूएस ने बोल दिया कि भाई अब से डिमांड सप्लाई के बेस पे चलेगा, फ्लोटिंग रेट चलेगा। ठीक है, फिक्स्ड रेट नहीं चलेगा, एक्सचेंज रेट फ्लोटिंग चलेगा। और अगेन इससे अभी कनेक्ट करते हैं कि फ्लोटिंग क्यों करना पड़ा हमें, क्यों यूएस की एकदम डॉलर बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, सप्लाई बढ़ गई थी। तो वियतनाम वॉर हुआ था, उस वक्त यूएस ने बहुत सारी मात्रा में डॉलर का छाप दिए थे कि डॉलर की सप्लाई इतनी बढ़ गई कि डॉलर की वैल्यू ही कम होने लगी। और इसको काउंटर करने के लिए यूएस को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट लाने पड़े। अभी अगेन वियतनाम वॉर क्या था भाई, तो देखो वियतनाम, ये वियतनाम तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। ठीक है, वियतनाम, वियतनाम ना पहले यहाँ पे आप देख रहे हो ना यू करके, यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए। ये ना 17 पैरेलल है, मतलब 17 डिग्री की लाइन है। इसके ऊपर वाला जो पार्ट था ना, वो था हमारा नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम, और नीचे वाला पार्ट था वो साउथ वियतनाम था, 17 पैरेलल। और जो साउथ वियतनाम था उसके और नॉर्थ वियतनाम के बीच में फाइट चल रही थी। यूएस से साउथ वियतनाम को सपोर्ट कर रहा था और उसके लिए वो मिलिट्री भी भेजता था एसेट्रा। और इसी के चलते यूएस का बहुत खर्चा हो गया था और फिर डॉलर इतना बढ़ गए मार्केट में कि वी डॉलर की फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हमें लानी पड़ी। दैट्स इट। ये मैं आपको क्यों बताया इतना सारी चीजें, क्योंकि आपको कनेक्शन बैठ जाए कि हाँ भाई ऐसी चीजें होती है। ठीक है, तो देखिए ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में हमने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रखा था डॉलर का, फिर यूएसए पार्ट नहीं बना था। फिक्स से हम 1970s के आस फ्लोटिंग लेके आ गए। फ्लोटिंग क्यों लेके आ गए, तो उसका रीजन था वियतनाम वॉर। और मैंने वियतनाम वॉर भी बता दी। नॉर्थ और साउथ वियतनाम थे। वियतनाम फ्रेंच की कॉलोनी हुआ करते थे, जैसे हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स थे वैसे उनके ऊपर फ्रेंच थे। फ्रेंच जब जब चले जाते हैं तो दो हिस्सों में वियतनाम बढ़ जाता है, नॉर्थ और साउथ में। साउथ को यूएस वाले सपोर्ट कर रहे थे, डायरेक्टली पैसा भी बांट रहे थे और मिलिट्री भी दे रहे थे, और वैसे ही उनकी लड़ाई चालू थी। बट जब एंड हुआ तब ये सीन था कि डॉलर बहुत ही ज्यादा कम होने लगा, सप्लाई बहुत ही बढ़ गई थी और उसकी वैल्यू कम हो रही थी। ओके, इसीलिए हम फिर फ्लोटिंग पे चले गए। पूरा का पूरा कनेक्ट करवा दिया है। ये आपका इंटरनेशनल रिलेशन भी हो गया, कुछ हद तक वर्ल्ड हिस्ट्री भी हो गया। इफ यू रियली लाइक इट, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, बिकॉज इट टेक्स ह्यूज एफर्ट्स टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियो, राइट। बाकी मुझे आपको सिर्फ करंट अफेयर बताना हो ना, मैं यकीन मानिए 20 मिनट के अंदर पूरा बता सकता हूँ, बट इट इज नॉट एथिकल टू डू सो, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग आना मैंडेटरी है, जरूरी है। तो भाई बस फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला था कि इन सब बैंक्स को हमने शेप दिया है, मजबूत रखा है। बस कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, तो हमने न्यू बैंक्स बनाए, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, ये भी पीवाईक्यू का पार्ट है। सबके आप हेडक्वार्टर देख लीजिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो संघाई में है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का बीजिंग में, और एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहाँ पे, तो मनीला फिलीपींस में। ये ध्यान दे देना तीनों का, ठीक है। मैं हमेशा भूल जाता हूँ, ये तीनों का मिक्सअप हो जाता है मेरे मन में, आप ध्यान दे लेना। डेवलपमेंट बैंक सांघाई, एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक तो बीजिंग। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ में हमने कई अपने कमिटमेंट को माना और कॉन्स्टेंटली हम फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को इंक्रीज करते गए हैं। फिर हमने एडवोकेसी की है इंक्लूसिविटी को और मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के रिफॉर्म करने के लिए, ताकि हर एक की वॉइस को इधर देखा जाए। नीड क्यों है रिफॉर्म करने की है भाई इसके अंदर, तो भाई ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव है सबसे बड़ा, तो क्योंकि ग्लोबल साउथ की ऑलमोस्ट सॉरी जो ग्लोबल नॉर्थ है उनके वोटिंग शेयर्स अप्रोक्सीमेटली 60% है, जबकि उनकी पॉपुलेशन कितनी है, सिर्फ 13%। और हम
इधर आप सोचिए 70-60% जितनी पॉपुलेशन लिए बैठे हैं ग्लोबल साउथ वाले, और हमारा वोटिंग शेयर कितना है, सिर्फ 20%, 30% के आजू बाजू। तो ये तो गलत बात है, राइट। फिर डेट रिलीफ रिक्वायरमेंट, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज है, अराउंड 80 कंट्रीज, जिस जो अभी डेट से गुजर रही है, जिनके ऊपर बहुत सारा उधार हो गया है, तो इसलिए रिफॉर्म की जरूरत है। और फिर ग्लोबल चैलेंजेस भी है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, पेंडेमिक, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, फिर एडिशनल फंडिंग की जरूरत है, एटसेट्रा। ये सब आपको पता है, ठीक है। तो ऐसी जो मुश्किलें आ रही हैं, उसका सामना करने के लिए भी ये जो बैंक्स हैं उनको रिफॉर्म करने की जरूरत है। इंडिया की रिकमेंडेशन क्या है, क्या बोल रहा है इंडिया क्या करना चाहिए, तो हमें टू वे एक्सचेंज इनोवेशन लेके आना चाहिए, कि जो जिसमें आगे है ग्लोबल साउथ में, वो दूसरे को वो प्रोवाइड करे। इससे एनर्जी सस्टेनेबिलिटी आएगी, डिजिटल इंक्लूजन होगा, बहुत कुछ फायदे होंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट एक्सचेंज मैकेनिज्म लेके आए इनोवेशन के बारे में। और अडॉप्ट कीजिए आप मोर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मॉडल, ताकि मिडिल इनकम कंट्रीज को इसका फायदा हो कि कहाँ से हमें पैसा लेना और कहाँ से हमें इजी पैसा मिलेगा। ये जरूरी है। आप ही खुद सोचिए, आप कॉमन बैंक से भी लेने जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे कि भाई एसबीआई के यहाँ पे लोन सस्ती मिल रही है, एक्सिस पे सस्ती मिल रही है। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होगा तो ही ना। वैसे तो यहाँ पे भी हमें लाने की जरूरत है। फिर अडॉप्ट कीजिए आप एविडेंस बेस्ड एंड डेटा ड्रिवन अप्रोच। जब आप कोई इंडाइसिस बना रहे हो, इंडाइसिस मतलब हम जो बोलते हैं ना कि भाई रिपोर्ट आई है, इंडिया की रैंकिंग इतनी आई, एक्सेट्रा, ऐसा कोई इंडेक्स बना रहे हो, तो वो इंडेक्स बनाते वक्त आप एविडेंस रखिए कि इस बेस पे हमने ये इंडेक्स बनाया हुआ है। आप डेटा ठीक से यूज कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये बायस्ड होते हैं डेटा। वो ऑलरेडी ऐसा ही मानते हैं कि जो नॉर्थ वाली कंट्रीज है, नॉर्वे है, स्वीडन है, इनका रैंक अच्छा ही होगा, और जो साउथ वाली कंट्रीज है, जैसे कि इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, उनका खराब ही होगा। इसलिए आप सोचिए, रिसेंटली जो नेचर इंडेक्स आया था, उसमें हमारी रैंक कितनी बेकार आई थी। एक्चुअली में क्या हम इतना बुरा करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। हमसे कई ज्यादा बर्बाद ब्रिटेन और अमेरिका करके बैठे हैं, जबकि उनकी रैंक अच्छी है और हमारी रैंक बुरी है। इसीलिए बोला है कि आप कोई भी इंडेक्स बनाइए तो उसको थोड़ा सा देख के बनाइए, उल्टा सुल्टा मत बना दीजिए, ठीक है। चलिए, तो यही था न्यूज में, मेन जो था वो हमने नीचे देख लिया। ये सब बातें आपको ऐसे भी पता चल जाएगी धीरे धीरे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हुए। इसमें आपको याद क्या रखना है, ये देखो जो डेटा है ना, उसको आप अपने नोट्स में डाल सकते हैं, बाकी सिर्फ नाम याद रखिए। नोट्स में आप क्या डालोगे, जो ब्रिटेन वुड का कॉन्फ्रेंस हमने नीचे देखा ना, बिलो जो हमने देखा है, उसको आप डालोगे। बाकी ये सिर्फ नाम याद रखने की जरूरत है, हाँ, कि ऐसा कुछ मीटिंग हुई थी। चलिए अभी आगे देखते हैं। रिसेंटली इंडिया, जापान, साउथ कोरिया ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए इनिशिएटिव साइन किया है, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं डीजी फ्रेमवर्क, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव। इसमें आपको क्या याद रखना है, सिर्फ नाम याद रखना है कि इन कंट्रीज के साथ हमारा साइन है, दैट्स इट। डीजी फ्रेमवर्क किसके साथ साइन है, तो इनके साथ साइन है, दैट्स इट, और कुछ याद नहीं रखना। पार्टनर्स कौन है हमने देख लिया, ठीक है, यूएस, जापान और साउथ कोरिया है। मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सपोर्ट करना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इन इंडिया। मेन फोकस कौन कौन से होंगे प्रोजेक्ट्स, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के, जैसे कि 5G, ओपल रैन, सबमरीन केबल्स, एक्सेट्रा, आपको ये सब पता है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आता है भाई, तो इंडिया ऐसी पहली कंट्री बना है, फर्स्ट कंट्री टू बिल्ड ऑल थ्री फाउंडेशनल डीपीआई। फाउंडेशनल मतलब जो पिलर हैं सबसे जरूरी, तो इंडिया पहली कंट्री है जिन्होंने तीनों बना लिए हैं इंडिया स्टैक के अंदर। इंडिया स्टैक क्या है, तो हमारा जो भी हम डिजिटल मैकेनिज्म बना रहे हैं ना, उसका वही फादर है इंडिया स्टैक, मतलब इसी के अंदर सब कुछ आता है, ठीक है। ये अम्ब्रेला स्कीम समझ लीजिए, इसी के अंदर जो आएगा वो आएगा। जैसे कि हमने डिजिटल आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार बना दिया है, फिर रियल टाइम पेमेंट के लिए हमने यूपीआई बना दिया है, और डेटा शेयरिंग के लिए हमने डेटा एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर बना दिया है। तो तीनों हो गए, ठीक है। डेटा आइडेंटिफिकेशन हो गया, डेटा शेयरिंग हो गया, और रियल टाइम पेमेंट हो गया। ये जो है ना, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। मैं नोट्स में डालने को नहीं बोलूंगा, आप याद ही रखिए कि इंडिया स्टैक करके कुछ डीपीआई है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके अंदर हमने तीन चीज बना ली है, आधार, यूपीआई और डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर। तीनों का मतलब आपको पता है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, शेयरिंग एंड पेमेंट, ओके। सिग्निफिकेंस क्या है भाई इसका, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है। अब सोचिए, पिछले 5 साल से कंपेयर कीजिए, तो आजकल सब यूपीआई यूज कर रहे हैं, छोटे से छोटे लारी वाले के पास भी आपको यूपीआई मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, कि उसका बैंक अकाउंट है,
और बैंक अकाउंट है तो उसका मतलब क्या है कि कोई भी बेनिफिट उसको आएगा गवर्नमेंट की तरफ से तो डायरेक्ट उनके खाते में ही आएगा। इससे जो भी करप्शन होता होगा वो हट जाएगा, मैकेनिज्म ट्रांसपेरेंट रहेगा। और इन फ्यूचर इसको कुछ और भी करवाना है, जैसे कि भाई इंश्योरेंस करवाना हो या फिर कोई और चीजों में अपना मोबाइल लिंक करवाना, कुछ भी, तो उधर सब जगह पे ये काम आने वाला है उसको, ठीक है। तो इसके थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन हम अचीव करते हैं। और दूसरा डेटा भी बोला है कि 87% पुअर हाउस होल्ड है ड्यूरिंग कोविड-19 जिसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिल पाया था। ये अपना जो जनधन अकाउंट है ना, धनजन या फिर धनजन या जनधन है या फिर धनजन है, जनधन ही है, जनधन ही है। इसके अंदर ना लेडीज को, जो भी वुमेन अकाउंट होल्डर थी, उनको 500 या 1500 रुपए ट्रांसफर किए थे ड्यूरिंग कोविड। तो इससे पता क्या चलता है कि समझ लीजिए कि ये बैंक अकाउंट ना होता तो पैसा कैसे जाता, कि कोई ऑफिसर को दिया जाता, फिर वो ऑफिसर जो उनके पास आता मांगने उनको देते। पर ऐसा नहीं हुआ ना, राइट, डायरेक्ट हमने खाते में डाल दिया क्योंकि उधर था फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इट इज ग्रेट। दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया की ग्रोथ इससे स्पीड अप हो सकती है। इंडिया क्या, किसी भी कंट्री की ग्रोथ अगर वो पूरी तरीके से डिजिटल पे काम करे, 33% जितनी, ये काम का है, याद रख लीजिए। फिर इमिशन रिडक्शन भी हो सकता है। आप खुद सोचिए, अगर हर एक काम डिजिटल हो सकता है तो जो इमिशन होगा वो डेफिनेटली कम होगा ना। अगर मैं घर बैठे पढ़ रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, घर बैठे पढ़ रहा हूँ तो मुझे कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो मुझे गाड़ी भी यूज नहीं करनी पड़ रही है, तो उसका इमिशन भी नहीं होगा। तो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर हम डीपीआई ठीक से इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो हम जो इमिशन टारगेट लिए हैं उसको 5-10 साल पहले ही कंट्रोल में कर सकते हैं। ओके, बढ़िया है। अभी भी इंडिया के एफर्ट्स क्या है ग्लोबलाइजेशन के लिए, ग्लोबलाइजिंग डीपीआई के लिए। तो इंडिया यूएस के बीच में पार्टनरशिप साइन है। फिर G20 फ्रेमवर्क है फॉर सिस्टम ऑफ डीपीआई। और वर्चुअल ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी है जो कि इंडिया ने ही बनाई है। इंडिया बना रहा है, सॉरी, बनाई नहीं है, बना रहा है। ओके, काफी है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन बिल 2024। तो देखो, ऑलरेडी जो हमारे पास एक्ट है, आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996, उसमें हम कुछ अमेंडमेंट कर रहे हैं, इसलिए न्यूज में है। आर्बिट्रेशन क्या होता है भाई? तो ये एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड है जिसमें अगर कोई भी पार्टी के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है तो उसमें हम कोई थर्ड पर्सन को लेके आते हैं, कोई थर्ड आर्बिट्रेटर को, जो कि न्यूट्रल होता है, और उन दोनों के बीच में बातचीत करवा के केस को सॉल्व कर देते हैं। दैट्स इट। इसी को हम आर्बिट्रेशन बोलते हैं। ऑलरेडी देखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया है 2015 में। जब 2015 में ना इसमें अमेंडमेंट किया गया था, यहाँ पे कहीं लिखा हो तो मुझे ध्यान नहीं है, तो इसमें ना अमेंडमेंट किया गया था, इसलिए 2015 में इस पे ऊपर क्वेश्चन आ गया था। अभी देखो फिर से इसमें अमेंडमेंट हो रहा है तो पॉसिबल है कि फिर से आ जाए। ये जो आर्बिट्रेशन एंड काउंसिल एक्ट है वो हमने किसके इंस्पिरेशन के थ्रू बनाया हुआ है? तो इट इज बेस्ड ऑन यूएनसीट्रेल, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ये मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन 1985 है। और दूसरा यूएनसीट्रेल काउंसिलेशन रूल्स 1980। तो इन दोनों के बेस से हमने ये आर्बिट्रेशन एंड काउंसिल एक्ट 1996 बनाया है। अभी क्या क्या हम अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, अभी देखो ये ड्राफ्ट है इसलिए रट्टाबाजी मत करना, चेंजेस आएंगे डेफिनेटली। तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं जो पूरा एक्ट है ना, काउंसिलेशन एक्ट, उसमें से काउंसिलेशन हम हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि काउंसिलेशन को हमने मीडिएशन एक्ट 2023 में अच्छे से बात की गई है, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, तो उसको हटा दो। फिर ये एक्ट कौन सा बन जाएगा? सिर्फ बन जाएगा आर्बिट्रेशन एक्ट 1996। ओके। फिर हम अपॉइंट करेंगे इमरजेंसी आर्बिट्रेटर को, मतलब जो मैं बोला ना, थर्ड पर्सन आता है, थर्ड पार्टी न्यूट्रल, तो उसको इमरजेंसी में कर दीजिए कि अचानक से किसी को जरूरत पड़ी है, जल्दी से केस निपटाना, उसके लिए हो जाए। इसमें तो प्रायर टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, मतलब कि कोई ट्रिब्यूनल में जाने का जरूरत नहीं है, उससे पहले आपको बंदा मिल जाए कोई न्यूट्रल। फिर इंस्टीट्यूशनल फोकस कीजिए कि जो भी यहाँ लोग आए वो इंस्टीट्यूशन में अपना सॉल्यूशन लाने के लिए। फिर आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया कोई भी आर्बिट्रेशन के चलते कोई रूल्स भी बना सकती है और प्रोसीजर्स भी बना सकती है। फिर हमने आर्बिट्रेशन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी अलाउड किया है और इस्टेब्लिश किया है हमने अपीलेट आर्बिट्रल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, कि अगर कोई दिक्कत आती है, पसंद नहीं आता है जजमेंट, तो आप इसमें जा सकते हैं कि नहीं भाई, फिर से मेरा बात सुनिए, ठीक है। तो कोई भी आर्बिट्रल अवार्ड आया होगा उसके अगेंस्ट आपको फाइल करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए ना आप? इन शॉर्ट, ए और बी के फाइट बीच में फाइट चल रही है तो कोई थर्ड पर्सन सी आके उन दोनों के बीच में सुलह करवा दे, वो है आर्बिट्रेशन। ये भाई किसका पार्ट होता है? तो ये होता है, ये यहाँ पे लिखा ना, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड का पार्ट होता है, एडीआर। एडीआर, एडीआर के अंदर दूसरी भी चीजें आती है
जैसे कि एक आर्बिट्रेशन, दूसरा काउंसिलेशन, ये आपने ऊपर देखा ही दोनों का नाम, तीसरा मीडिएशन, ये भी आपने देखा मीडिएशन एक 1996, चौथा आपका आता है नेगोशिएशन, नेगोशिएशन तो आप वाकिफ ही हैं, और एट लास्ट लोक अदालत। ठीक है, ये 5 होते हैं, आर्बिट्रेशन, काउंसिलेशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन एंड लोक अदालत। ओके, ये याद रख लीजिएगा। एडीआर, एडीआर के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ध्यान से देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं जो लिखता हूँ ना ऐसे ही टाइम पास में नहीं लिखता हूँ, तो आप थोड़ा सा ध्यान दे के चलिए कि ये पीवाईक्यू में आ रहा है, क्योंकि पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, वो डायरेक्ट ना हो तो इनडायरेक्ट होते हैं, बट होते हैं। स्टेप्स क्या क्या लिए, ये ह्यूमन जीनोम को हटा दीजिए। स्टेप क्या क्या लिए हैं, तो हमने रिटायर्ड जज है, वो इस फील्ड को डोमिनेट करते हैं, तो वो एक दिक्कत है। फिर ट्रस्ट में दिक्कत है, यहाँ पे उल्टा सुल्टा बता दिए, स्टेप को पूरा का पूरा हटा दीजिए। यहाँ पे चैलेंजेस क्या क्या हैं वो बताया है। तो लैक ऑफ डाइवर्सिटी है, क्योंकि यूजुअली जो भी इसमें जो अवार्ड देते हैं, जो जजमेंट वाले हैं वो रिटायर्ड जज होते हैं। लैक ऑफ ट्रस्ट है, इसमें भी सेप्टिसिज्म और इम्पार्शियलिटी ऑफ थर्ड पर्सन के ऊपर डाउट जाता है कि ये तीसरा बंदा इसका दोस्त नहीं होगा, उसकी क्या गारंटी है। फिर जुडिशियल इंटरवेंशन है, वो भी आर्बिट्रेरी हो जाती है कई बार, कि कोई जजमेंट आ गया फिर जुडिशरी वाली बोल रही है कि ये ठीक नहीं है, वही डिस्प्यूट आगे चल रहा है, तो वो भी गलत है। देखो, इसमें बहुत सारी न्यूज दी गई है ना, इसलिए वीडियो लंबा होगा ही होगा, पर मैं भी क्या करूं, अगर चाहूं तो मैं उड़ा सकता हूं, बट ऐसा करना ठीक नहीं है। फिर वही दूसरी न्यूज है हमारी बड़ी, साउथ अफ्रीका पहली कंट्री बन गई है जिसने अलाउ किया है हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग। अभी इसका मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले तो आपको इसमें नोट्स में डाल देना है, ये सिर्फ बात को कि साउथ अफ्रीका में अलाउ किया है, ये आपको एथिक्स में आएगा ना, तो मतलब कहीं भी काम आएगा, बट आपके पास एक एविडेंस होगा कि हाँ भैया ये अलाउड है। दोनों का मतलब समझ लेते हैं कि हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग क्या होती है। तो देखो, नीचे बताते हैं यार, ये देखो समझ लीजिए कि मेरे अंदर कुछ दिक्कत है, मेरे डीएनए के अंदर, और मुझे लगता है मेरे ब्लड के अंदर कुछ दिक्कत है, तो वो मैं ठीक करने के लिए मेरे ही डीएनए को मैं ठीक करता हूँ कि यहाँ पे दिक्कत थी, तो इस कोडिंग की, ये समझ लीजिए ATCG करके कोई कोडिंग है, उसको मैंने हटा दिया और उधर नई कुछ चीज डाल दी, तो वो हो गया मेरा सोमाटिक सेल ट्रांसफर। मतलब ये जो टेक्निक हुई ना ये जीन एडिटिंग करने की, इसको हम सोमाटिक सेल बोलेंगे, कि मेरे अंदर ही मैंने चेंज किया है, और ये चेंज ऐसा नहीं होगा कि कोई मेरा बेटा होगा उसके अंदर भी ये चेंज जाएगा, क्योंकि ये चेंज लिमिटेड है, मेरे लिए है, मेरे ब्लड के अंदर ये चेंज होगा या फिर मेरी स्किन के अंदर ये चेंज होगा, ऐसा कुछ मैंने किया हुआ है। ओके, अभी दूसरा जो होता है, जो यहाँ पे बात की गई है, वो है जर्म लाइन थेरेपी की, जर्म लाइन सेल ट्रांसफर की। देखो ये कौन से सेल है, तो जो मेरा डीएनए बन रहा है उस वक्त अगर मैं कुछ ट्रांसफर कर देता हूँ, समझ लीजिए कि कोई भी डीएनए बनने का शुरुआत कब होता है, तो भाई विमेन से एग आता है, ठीक है, फिर मेल से स्पर्म आता है, ये दोनों मिलकर फिर फॉर्म करते हैं एम्ब्रियो। अभी इस तीनों चीज में से मैं किसी में भी ट्रांसफर कर देता हूँ, मतलब कुछ चेंजेस कर देता हूँ। समझ लीजिए स्पर्म का हम लेते हैं, ठीक है, स्पर्म का मेरा कोडिंग है, ये स्पर्म में भी ऑफ कोर्स कोडिंग होगी, ठीक है, कोडिंग में जाने दीजिए। इन शॉर्ट इस फर्म में ऐसा समझ लीजिए कि ABCD टाइप है, ABCD टाइप है, और मुझे ABCD नहीं पसंद है, तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे ये C को हटाना है ना, तो मैं एडिटिंग करके ये C को हटा दूंगा और सिर्फ ABD रखूंगा। ये कायदे से कोडिंग होती है, ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, सिर्फ मैं ABD रखा। अभी ये तो मेरे डीएनए के अंदर आ गया, राइट, कि अभी जब मैं पैदा होऊंगा उसमें भी मेरी तो यही कोडिंग है ABD वाली। अभी इसका मतलब क्या है कि मेरे जो डीएनए बने, मैं पूरा का पूरा बना, वो इसी चीज पे ऊपर बेस्ड हूँ, तो जो मेरा बेटा आएगा उसके अंदर भी सेम चीज के मैकेनिज्म होंगे। गॉट इट, क्योंकि हमें पता है ना, कोई भी सन होता है या फिर कोई भी डॉटर होती है, उसके अंदर मम्मी और पापा दोनों के जीन्स जाते हैं, ये 23 क्रोमोसोम 46 बनते हैं, ठीक है, ये सब आपको पता है। तो इसीलिए अगर मैंने मेरे ही बनावट में ही ट्रांसफर कर दिया, मतलब कोई बच्चा जन्म ले रहा है उसी वक्त आप उसमें चेंज कर देते हो, तो वो होता है जर्म लाइन थेरेपी। और जर्म लाइन थेरेपी ये वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करती है, क्योंकि आपने उसके स्पर्म में ही चेंज कर दिया था, या फिर जरूर नहीं है स्पर्म में, आप एग में भी चेंज कर सकते हैं वुमन के, या फिर आप दोनों का जब फॉर्म होके एम्ब्रियो बन गया है, वो एम्ब्रियो के स्टेज में भी आपने कुछ चेंज कर दिया हो, ये तीनों स्टेज में अगर आप चेंज करते हैं तो उसको आप जर्म लाइन थेरेपी बोलेंगे। इसको हम क्यों करते हैं, तो समझ लीजिए
कि मेरे अंदर कोई बहुत ही बीमारी का कोडिंग हुआ करता था, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बेटा हो उसके अंदर ऐसी बीमारी ना हो, तो वो मैं कोडिंग को आइडेंटिफाई करूंगा कि वो कोडिंग मेरे में अंदर कहाँ पे है, और मेरे स्पर्म को ही चेंज करते हुए मेरे बच्चे का मैं बॉर्न बर्थ करवाऊंगा, दैट्स इट। तो ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों को टैकल करने के लिए जर्मन थेरेपी हमें काम आती है, ठीक है। और याद क्या आपको रखना है कि जो सोमैटिक सेल वाली है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं होती है, जबकि ये जर्मलाइन है वो होती है। और इसको हम कौन कौन से वे के थ्रू करते हैं, तो क्रिस्पर कैस9 के थ्रू करते हैं। क्रिस्पर कैस9 आपको मैंने बताया ही है, डीएनए को ये काट के करते हैं, ये जो डीएनए होता है इसको काट के करते हैं। जो काटने का काम करता है वो कौन करता है, ये क्रिस्पर कैस9 में कैस9 जो है ना ये सीजर है, तो डीएनए को काटने का काम ये करेगी। और जो क्रिस्पर जो है वो प्रोटीन है वो जोड़ने का और वो सब दूसरा सब काम करेंगे, ठीक है। फिर दूसरे भी होते हैं जिंक फिंगर न्यूक्लियस ऐसा कुछ है, ZFN, फिर टैलेन है, ये सब मेथड है जर्मलाइन सेल ट्रांसफर के, ठीक है, थेरेपी की। तो आपको अगर क्वेश्चन आ जाए क्रिस्पर कैस9, ZFN, टैलेन ये सब क्या है, तो ये जर्मलाइन थेरेपी के पार्ट है, जर्मलाइन सेल ट्रांसफर के पार्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी वापस न्यूज में आते हैं जल्दी जल्दी। तो भाई फर्स्ट हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम को हाँ बोल दिया है। जीनोम एडिटिंग मतलब वही मैंने जो आपको बोला ना कि बंदा जीन्स से बनता है, उसके जीन्स में चेंज करना, उसको एडिट करना, ये अलग होता है सोमैटिक सेल एडिटिंग से, क्योंकि उसमें सिर्फ इंडिविजुअल के जर्मलाइन सेल को हम चेंज करते हैं। जर्मलाइन मतलब स्पर्म, एग और एम्ब्रियोज को चेंज करेंगे, और ये इनहेरिट होता है आगे भी जब बढ़ेगा, जो जनरेशन टू जनरेशन। कैन बी अचीव थ्रू टूल्स लाइक जिंक फिंगर न्यूक्लियस, फिर टेलन, क्रिस्पर कैस9 और मेगा न्यूक्लियस। ओके, एप्लीकेशन क्या क्या होंगे, तो डिजीज प्रिवेंशन, बड़े बड़े डिजीज जैसे कि सीकल सेल एनीमिया, हंटिंगटन डिजीज, फिर हेरिटेबल डिजीज, ये सब आप कंट्रोल कर सकते हो। फिर एडवांस करेंगे आप जेनेटिक रिसर्च के अंदर, ह्यूमन बायोलॉजी कैसे काम करती है, जेनेटिक्स कैसे काम करते हैं, डिजीज मैकेनिज्म एक्सेट्रा। आप असिस्ट कर पाओगे रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज को, जैसे कि आईवीएफ मैंने आपको बता दिया है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कंसर्न्स क्या क्या है इसके, तो अनफोर्सिन कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, हो सकता हो कि हमें कुछ पता ही नहीं है कि ऐसा करने से ये भी दिक्कत आ सकती है, पॉसिबल है। एथिकल इश्यूज क्या क्या है, तो भाई आप ह्यूमन को पूरा काट मरोड़ दे रहे हो और आगे भी लेके जा रहे हो, तो ये फंडामेंटल रिलीजियस और मॉरल बिलीफ्स के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि बहुत सारे रिलीजन में ये मना है कि आप ऐसा काटना फोड़ना नहीं कर सकते हो, तो वो भी एक इशू है। और सोशल एंड इम्पैक्ट भी है कि आप इससे तो डिजाइनर बेबी बना लोगे ना, कि आपको जैसा बच्चा चाहिए वैसा आपने बना लिया एडिटिंग करते हुए, ये पॉसिबल है एक्चुअली, कि आपको चाहिए ना कि अगर ये डीएनए को मैं ऐसा चेंज करूँ कि ब्लू आइज वाला मेरा बच्चा है, तो आप कर सकते हो। तो इसके थ्रू आप इंटेलिजेंस, अपीरियंस, एथलेटिज्म सब कुछ ऐड कर दोगे, तो भाई सोशल इनइक्वालिटी होनी ही होनी है ना। तो जिसके पास पैसा ज्यादा है वो अपना मन चाहा बच्चा पैदा कर लेगा भाई, तो इट इज नॉट गुड। हालांकि ये बहुत ही महंगा होता है और किसी को पता भी नहीं है कितनी हद तक ये काम कर जाता है, पॉसिबल है, डेफिनेटली है, बट कैसे काम करेगा, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो हमें नहीं पता है। ओके, ह्यूमन जीनोम एडिटिंग के रेगुलेशन की हम बात करें, तो एविडो कन्वेंशन हमने बनाया हुआ है, जिसमें हम प्रोहिबिट करते हैं ह्यूमन एम्ब्रियो को क्रिएट करना, ठीक है, और चेंजेस करना। फिर इंटरनेशनल कमीशन ऑफ क्लिनिकल यूज ऑफ ह्यूमन जर्मलाइन जीनोमिक एडिटिंग भी है, जहाँ पे अगेन हम बोलते हैं कि जर्मलाइन एडिटिंग है वो कैसे होती है, कैसे उसका काम करना है एक्सेट्रा, उसके पोटेंशियल क्लिनिकल एप्लीकेशंस देखते हैं। और इन इंडिया जर्मलाइन एडिटिंग को हमने पूरी तरीके से मना बोला हुआ है, ठीक है, बैंड बाय नेशनल गाइडलाइन फॉर स्टेम सेल रिसर्च। इंडिया का बात याद रखना कि हमने बैन किया हुआ है, साउथ अफ्रीका ने अभी अभी हाँ बोला है। और ये कन्वेंशन याद रख लेना, ओविडो कन्वेंशन किसके साथ कनेक्टेड है, बस वही, तो भाई जर्मलाइन एडिटिंग ह्यूमन एम्ब्रियोस के साथ कनेक्टेड है। फिर आगे देखते हैं कोरल ट्रायंगल, न्यूज में था रिसेंटली जो मीटिंग चल रही है कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, उसने बोला है कि जो कोरल ट्रायंगल है ना उस एरियाज में फॉसिल फ्यूल का एक्सट्रैक्शन की वजह से दिक्कतें चल रही है। कोरल ट्रायंगल क्या है, हमने कल परसों भी देखा था, फिर से देख लेते हैं। तो ये जो साउथ चाइना सी के नीचे वाला एरिया है ना, ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक ओशन में आता हुआ, वो एरिया कोरल ट्रायंगल का एरिया है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है, तो फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, तिमोर लिस्ते, पपुआ न्यू और सोलोमन आइलैंड्स, ये कंट्रीज है। देखो मैंने 6 ही कंट्री बताई, 2 कंट्री स्किप की, क्यों, क्योंकि बहुत सारी ऑफिशियल जगह के ऊपर सिर्फ ये 6 कंट्री की ही बात बोली गई है कि कोरल ट्रायंगल का पार्ट है। डेफिनेटली हमें दिख रहा है कि यहाँ पे सिंगापुर और ब्रूने भी आ रहा है, बट ऑफिशियल साइट्स पे नहीं बोल रहे हैं कि नहीं भाई ये दोनों पार्ट नहीं है। मैंने काफी रिसर्च किया तब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ओके,
दूसरा क्या इंपॉर्टेंस है कोरल ट्रायंगल का, तो 76% जितनी वर्ल्ड कोरल स्पीशीज हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर यहाँ पे ही हमें 6 of 7 मरीन टर्टल की स्पीशीज देखने को मिलती है। ये सपोर्ट करता है 120 मिलियन पीपल को, और इसको हम निकनेम बोलते हैं द अमेजोन ऑफ द सीज। देखो जो अमेजोन जंगल है ना, उसको हम लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि ये जो पानी वाला है ना, ये पानी में हमारा अमेजोन जैसा काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रेट क्या क्या है, तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन हम कर रहे हैं, वो दिक्कत है हमारी। और नॉइज पोल्यूशन भी हो रहा है कि बड़ी बड़ी यहाँ पे शिपिंग इंडस्ट्रीज आ जाएगी, इंड शिपिंग का काम चलेगा, हम उधर उधर माइनिंग करेंगे, तो नॉइज पोल्यूशन होगा और उसकी वजह से एनिमल को बहुत सारा नुकसान हो जा सकता है। ठीक है, एक मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं ना, इसका तो नहीं है, दूसरा है। हमारे यहाँ पे गंगेज रिवर डॉल्फिन देखने को मिलती है, गंगेज रिवर डॉल्फिन। ये डॉल्फिन ना, जिसको हम सूसू भी बोलते हैं, सूसू। अभी ये डॉल्फिन होती है अंधी, ब्लाइंड। पर क्या ये जन्म से ही अंधी होती है? नहीं। हमारे गंगा में इतने कुछ केमिकल्स देखने को मिलती है ना, तो जैसे ये सूसू बॉर्न होती है ना, बॉर्न होते ही ये अंधी हो जाती है। वो कायदे से जेनेटिकली अंधी है नहीं, बट वो हो जाती है उस केमिकल की वजह से। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है कि हाँ भाई, इससे नुकसान हम करते तो हैं। तो रेकमेंडेशन क्या क्या है, तो मोराटोरियम डाल दीजिए, मतलब कि रोक दीजिए ऑयल एंड नेचुरल गैस के एक्सप्लोरेशन को कोरल ट्रायंगल के एरिया में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लासिफाइड कर लीजिए इस एरियाज को एज अ पर्टिकुलरली सेंसिटिव एरिया। ओके, क्लियर है? ये जगह याद रखना, कंट्रीज याद रखना, बहुत काम का है। कोरल के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं। कोरल ट्रायंगल के ऊपर डायरेक्टली नहीं आया है, बट कोरल के ऊपर आ गए हैं। हमने खुद ही बहुत बार क्लियर कर लिया है, तो आपको पता होगा। फिर देख लीजिए एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लॉन्च की है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने, इंडियन रेलवे ने। क्यों? क्योंकि हम सेफ गार्ड कर पाए इंडियन सॉरी चिल्ड्रन के राइट्स को। ऑलरेडी देखो रेलवे ने 2 बार एक मिशन ले लिए हैं। एक है ऑपरेशन आहट, जिसके अंदर हमने रेस्क्यू किया था अप्रोक्सीमेटली 2300 चिल्ड्रन को फ्रॉम ट्रैफिकिंग। अब सोचिए रेलवे के अंदर, तो बहुत बड़ी बात है। फिर हमने दूसरे लेके आए थे ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, जिसके अंदर अगेन हमने रेलवे जोन्स के आजू बाजू रहने वाले चिल्ड्रंस को केयर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। नन्हे फरिश्ते और आहट किसके साथ रिलेटेड करते हैं, नेम सिर्फ आपको याद रखने है कि किसके साथ कनेक्शन है। फिर है भाई हमारी न्यूज बायोल्यूमिनेसेंस। तो चेन्नई की कोस्ट लाइन पे हमें ये बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिला है। ये क्या होता है देख लेते हैं, चलिए। देखो यहाँ पे मैंने डाला हुआ, यहाँ से देखेंगे तो देखो ये लाइटिंग वाली मैकेनिज्म है। आपने मूवीज में देखा हुआ, एक मूवी का मैं बताता हूँ। ये एक विलन में जो आपने देखा ना, जो समुंदर जो चमकता है बत्ती बत्ती की तरह की, हाँ भाई समुंदर अपने आप चमक रहा है। वो क्यों चमकता है? तो उसके अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो रहा होता है, बायोल्यूमिनेसेंस जैसा या फिर फ्लोरोसेंस जैसा। अब ये चीज क्या है, तो देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं या फिर कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उसकी वजह से उनकी बॉडी चमकती है, लाइट इमिट करती है, तो उसको हम बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। बॉडी के विद इन कोई केमिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शन के थ्रू कोई लाइट इमिट होती है, तो वो है बायोल्यूमिनेसेंस। फिर दूसरा है फ्लूरोसेंस, नीचे वाला देखना, ठीक है। फ्लूरोसेंस मतलब क्या, कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उसने पहले कोई लाइट एब्जॉर्ब कर ली थी, अभी उस एब्जॉर्ब की हुई लाइट को वो अब इमिट कर रहा है, तो वो है फ्लूरोसेंस। मतलब प्रीवियसली कोई एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, अभी उस एनर्जी को वो इमिट कर रहा है, तो वो है फ्लूरोसेंस। ठीक है, ये सेम होता है, जो अब्जॉर्ब की जाती है वो शॉर्ट रेज होती है, और जो इमिट होती है वो होती है लॉन्ग वेव्स। ठीक है, लॉन्ग और वेव क्यों होती है? क्योंकि लॉन्ग की एनर्जी कम होती है और शॉर्ट की एनर्जी ज्यादा होती है। अगर मैंने ऑब्जर्व 5 की है, तो मैं डेफिनेटली इमिट तो 4 ही कर पाऊंगा, एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो ये है फ्लूरोसेंस। और एट लास्ट तीसरा होता है बायोफ्लूरोसेंस। इसका मतलब क्या है, तो इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर कुछ लाइट पड़ रही है, और इस कुछ लाइट जो पड़ रही है उसको एब्जॉर्व करके कुछ दूसरी टाइप की लाइट को इमिट कर रहा है, तो वो है बायोफ्लूरोसेंस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है अगेन इसका, तो हम देखते हैं ना कोई कोई ऐसे कपड़े आते हैं जो अंधेरे में चमकते हैं, वो सेम इसी मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है। ठीक है, कि इसके ऊपर हल्की सी लाइट पड़ जाए तो ये खुद अपना लाइट चमकेंगे। तो ल्यूमिनेसेंस क्या है, जिसके विद इन हो रहा है। फ्लूरोसेंस क्या है, जिसको पहले लाइट मिल चुकी है वो अभी इमिट कर रहा है। और तीसरा है जिसको लाइट मिल रही है और वो इमिट कर रहा है, दैट्स इट।
ये आईने जैसा समझ लीजिए। और यही हमें देखने को मिलता है, इसी की वजह से कई बार समंदर होते हैं वो चमकते हैं। ठीक है, आपने मूवीज में देखा ही होगा कि समंदर की कोस्ट लाइन पे ऐसा डॉट 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 बहुत सारा चमक रहे हैं, आप उसको हाथ में भी ले सकते हैं क्योंकि वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्चुअली पानी नहीं चमकता है। वो ऑर्गेनिजम्स कौन से हो सकते हैं? फ्लोरोसेंस, बायोफ्लोरोसेंस और ल्यूमिनेसेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो रिसेंटली यही हमें चेन्नई की कोस्ट लाइन पे देखने को मिला, तो यही न्यूज में था। ओके, ये देख लीजिए कौन कौन ये करता है, वेरी कॉमन होता है। जू प्लैंक्टन्स करते हैं, जेलीफिश, कॉम जेलिस और अदर एनिमल्स। ये देखिए कुछ ऐसा चमकता है कोस्ट, ये दिख रहा है ना आपको, ये कोस्ट ऐसा कुछ चमकता है, बढ़िया लगता है, कभी देखना, बहुत सारी जगह पे दिख जाता है। ये इज यूजुअली ब्लू इन कलर, luminescence can range from nearly violet to green yellow. Okay, organisms absorb light, transform it, eject it is different phenomenon called biofluorescence. ये हमने नीचे बता दिया। ठीक है, कि मैंने बोला ना कि आप लाइट दोगे, ये इमिट लाइट लेगा, कोई एक टाइप की इमिट करेगा, कोई दूसरे टाइप की, इन शॉर्ट एब्जॉर्ब करके तुरंत रिजेक्ट कर रहा है, वो है बायोफ्लोरोसेंस। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा और उधर आप कंफ्यूज हो जाएगा कि फ्लोरोसेंस क्या है, ल्यूमिनेसेंस क्या है। देखो इजीली याद करवा दूं तो ल्यूमिनोसेंस इसका मतलब ये होता है जो खुद की लाइट हो, तो ऐसे याद रखना है। ठीक है, फिर है फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इनिशिएटिव। अगेन सीबीडी की जो मीटिंग चल रही है, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसमें ही ये बात हुई है कि टारगेट पहले सेट किया गया था फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इनिशिएटिव का बिटवीन कोरिया फॉरेस्ट सर्विसेज एंड सीबीडी। उसका सेक्रेटेरिएट सीबीडी में ही है। मेन इसका काम क्या था कि जो ऑलरेडी हमारे टारगेट है इकोसिस्टम को कंजर्व करने के और रिस्टोर करने के, ये जो अभी हमारा चल रहा है ना कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इससे पहले जो चल रहा था उसका नाम था एची बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। एची को हमने हटा के ये कुनमिंग आ गया। सेम उसके भी टारगेट को आपको मैट करना है, दैट्स इट। कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं है, हटा दीजिए। बस क्या काम है कि फॉरेस्ट को रिस्टोर हम कर रहे हैं। उसमें पैटर्न कौन कौन सी हमने यूज की है, तो शॉर्ट टर्म एक्सटर्न प्लान, स्टेपर जो COP 13 में सेट हुआ था, और वी प्लान फॉरेस्ट इकोसिस्टम, सेम हम फॉरेस्ट को कंजर्व की बात कर रहे हैं, दैट्स इट। कुछ भी याद नहीं रखना है, जस्ट इग्नोर। अगर काम का होगा तो दूसरी बार आएगा, वो याद रखेंगे, अभी के लिए तो नहीं है। बस हाँ, फेरी तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। फिर है लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो देखो पोर्ट क्या होता है, जो पानी के रास्ते जो सामान हमारे अंदर आता है। ठीक है, ये लैंड पोर्ट है तो उसका मतलब क्या, जमीन के रास्ते से जो अंदर आ रहा है। इसको आप कंफ्यूज नहीं करोगे ड्राई पोर्ट से। ठीक है, ड्राई पोर्ट क्या होता है, तो नॉर्मल पोर्ट से दूर कनेक्शन है, कोई गोडाउन वेयर हाउस जैसा बना दिया, वो ड्राई पोर्ट है, वो तो नॉर्मली होता है। ये लैंड पोर्ट क्या है, तो जमीन के थ्रू सामान जो ट्रांसफर हो रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर पे, उसको हम लैंड पोर्ट बोलते हैं। सेम इधर भी होता है, क्लियरेंस का क्लियर करना है आपको। ऐसे इंडिया पे कौन कितने पोर्ट हैं, तो 12 है लैंड पोर्ट हमारे पास। यहाँ पे भी आपको चेक पोस्ट होती है, उधर अधिकारी होते हैं जब सब चेक करते हैं। ठीक है, ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया किधर बनी है, कौन से एक्ट के थ्रू बनी, तो हाँ, ये स्टेटरी बॉडी है क्योंकि एक्ट के थ्रू बनी हुई है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ ब्रॉडर मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। न्यूज में क्यों था, तो होम मिनिस्टर ने न्यू इनोग्रेट किया है पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग इन मैत्री द्वार इन पेत्रापोल वेस्ट बंगाल, बिल्ड लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके थ्रू सामान और पैसेंजर दोनों ट्रैवल करते हैं। ओके, फिर है बोरियल और टेम्परेट फॉरेस्ट। सेम वही बात बोली है कि इसको हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। किसने बोली है, तो सीबीडी की जो मीटिंग चल रही है वहां पे ही बोली गई है। बोरियल फॉरेस्ट क्या है, तो देखो ये अर्थ है, वहां पे हमने लेटिट्यूड सब मेजर किए हुए हैं ना, तो जो 50 नॉर्थ से लेकर 70 नॉर्थ के बीच में जो आता है उसको हम बोरियल फॉरेस्ट बोलते हैं, या फिर टाइगा भी बोलते हैं। इसको आपको प्रोटेक्ट करना है, दैट्स इट। ये फ्रॉस्ट हैंडी कॉनिफरस स्पीशीज होती है, यहाँ पे पाइन, फर, स्पर्स, ये सब स्पीशीज, ये पेड़ की स्पीशीज है। ठीक है, ये देखने को मिलती है, इसको प्रोटेक्ट करो। और दूसरा किसको, टेम्परेट फॉरेस्ट को, कि जो ट्रॉपिक से लेकर के 50 लेटीट्यूड तक जाता है साउथ एज वेल एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उसको हम टेम्परेट फॉरेस्ट बोलते हैं। इसका यूजुअली कोल्ड विंटर्स होता है और ये डोमिनेट करता है ब्रॉड लीव्स ट्रीज लाइक ओक, पाइन और यूकेलिप्टी। ठीक है, क्लियर, आप समझ गए। पहले आएगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिक के बाद आएगा आपका टेम्परेट फॉरेस्ट, फिर आपका आएगा बोरियल फॉरेस्ट आएगा। अपना होमवर्क ले लीजिए आप, टाइप ऑफ फॉरेस्ट आज पढ़ लेना। टाइप ऑफ फॉरेस्ट नहीं पढ़े हैं तो अभी पढ़ लेना, बट पढ़ लेना। फिर है सोरहई पेंटिंग। रिसेंटली पीएम मोदी ने अपने रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनको कजान जो समिट हो, कजान डिक्लेरेशन आया अपना ब्रिक्स समिट है, वहां पे ये गिफ्ट की थी सोहरई पेंटिंग। सोहरई पेंटिंग क्या है, तो झारखंड के एरिया में ये म्यूरल पेंटिंग है, और झारखंड के लिए हमें देखने को मिलती है
तो वही जो सोहरई है वो फेस्टिवल होता है झारखंड के एरिया में, और इसी वक्त जो लोकल ट्राइबल वुमन होती है वो पेंटिंग्स बनाती है ऑन वॉल्स ऑफ देयर मड हाउसेस, वो होती है हमारी सोहराई पेंटिंग्स। ठीक है, इसमें हम नेचुरल पिगमेंट्स का यूज करते हैं और सिंपल टूल्स से बनाते हैं। इसमें हम यूज करते हैं ब्रशेस का, जो कि ट्विग्स, राइज, स्ट्रॉज, इवन फिंगर्स के थ्रू बनते हैं। डिपिक्ट हम इसमें क्या करते हैं, तो एनिमल, बर्ड्स, नेचर एसेट्रा डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो सोरई खोवर पेंटिंग्स है उनको ऑलरेडी जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, इसमें आपको याद क्या रखना है, तो सोरई पेंटिंग कहाँ की है, एरिया, सिर्फ वही याद रखना है। ठीक है, फिर भी इंडिया ने एंटी सबमरीन वॉरफेयर बनाया है, शैलो वाटर क्राफ्ट। मेन देखो नाम से पता चल रहा है एंटी सबमरीन, तो सबमरीन को टारगेट करने के लिए, दैट्स इट। ये लो इंटेंसिटी मरीन मेरीटाइम ऑपरेशन में हमें काम आएगा, और ये माइन ले भी एक्टिवेटिंग भी करेगा। मतलब देखो, ये अगर समंदर का सरफेस है, ये ऊपर समंदर है, तो ये सबमरीन क्या होता है, जमीन की मतलब पानी के अंदर चलती है ना, तो ये जमीन के एरिया में यहाँ पे माइंस रख देगा कि कोई जमीन अगर सबमरीन यहाँ पे आती ना, तो अपने आप माइन एक्टिव हो जाएगी और फूट जाएगी। बस भाई, न्यूज में क्यों था ये, तो रिसेंटली नई हमें ये मिल गई है सब ऐसी एंटी सबमरीन, जिसका नाम है अभय। दैट्स इट। ओके, सिग्निफिकेंस सेम वही, डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाएगा, थ्रेट्स को काउंटर कर पाएगा। फिर लास्ट है हमारा मियावाकी फॉरेस्ट। मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक बहुत सारी जगह पे अभी हमें देखने को मिलती है, आपके एरियाज में भी होगी, आप चेक करना, हमारे एरिया में तो है। ये कैसी फॉरेस्ट टेक्निक है, तो आप कोई एक छोटे से एरिया में, एक समझ लीजिए छोटा एरिया है, यहाँ पे मैं हर एक टाइप की पेड़ स्पीशीज लगा दूं कि भाई बड़े पेड़ मैंने लगाए हैं, और बड़े पेड़ के साथ साथ मुझे लगा कि भाई छोटे उग जाएंगे, फिर उससे छोटे पेड़ मैंने लगा दिए। ठीक है, फिर उसके साथ साथ मैंने सोचा कि एक काम करो, नीचे श्रब्स रहते हैं तो नीचे श्रब्स भी उगा देता हूँ मैं। फिर कोई छोटी छोटी प्लांट स्पीशीज भी मैंने उगा दी, घास भी उगा दी, ये सब कुछ जो एकदम डेंस फॉरेस्ट मैंने बना दिया ना, कि जितनी भी वैरायटी ऑफ स्पीशीज जा सकती थी वो सब मैंने डाल दिया, और एकदम फॉरेस्ट को डेंस बना दिया। उसी को हम बोलते हैं मियावाकी टेक्निक। सो इट इज कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल नेचुरल वेजिटेशन, जिसमें हम क्लोजली प्लांट करते हैं वेराइटी ऑफ ट्री स्पीशीज को, बेस्ट सूटेड फॉर स्पेसिफिक लोकालिटी। इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि ये स्पीशीज प्लांट करो, ये नहीं करो, जो भी हो रही है सब कर दो, एकदम टाइट कर दो। ठीक है, फॉरेस्ट को फायदा क्या होगा, कार्बन सिक्वेस्टर करेगा, एयर क्वालिटी इंप्रूव करेगा, क्लाइमेट चेंज, नॉइज एंड एयर पोल्यूशन में हेल्प करेगा, और लैंड डिग्रेडेशन को भी अच्छा करेगा। ठीक है, ये जो टेक्निक है वो ऑलरेडी 2022 यूपीएससी के पीवाईक्यू में पूछी जा चुकी है, और ये किसने फेमस की थी, तो जापान का बंदा था अकीरा मियावाकी, उसी के नाम से ये टेक्निक का नाम है मियावाकी। न्यूज में क्यों था, तो उत्तराखंड ने पिथौरगढ़ के एरियाज में 8000 स्क्वायर किलोमीटर्स में, सॉरी 8000 फीट में ये डेंस फॉरेस्ट उगा दिया है, इसलिए न्यूज में था। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। काफी बड़ा वीडियो है आई नो, बट आज न्यूज ही बहुत सारी थी इसलिए मुझे बनाना ही पड़ा। ठीक है, तो सुनने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। मैं 1-1 घंटे का वीडियो बना रहा हूँ भाई, और मुझे तो आ ही रहा है डेफिनेटली, तभी भी बना रहा हूँ कि भाई आपको मैं वो नॉलेज दे दूं। ऊपर से अगेन आपका तो कुछ जाता नहीं है, मेरा फायदा हो जाएगा, तो कर दीजिए तो अच्छा है, बाकी दैट्स फाइन। सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।